डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम जितेंद्र कुमार तिवारी, आपका रसायन विज्ञान शिक्षक। बच्चों, आज का टॉपिक है परासरण। आज हम लोग परासरण पे डिस्कस करेंगे, विसरण पे करेंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली पे करेंगे, परासरण दाब पे करेंगे और परासरण दाब पे बर्कले हार्टले विधि का भी हम लोग वर्णन करेंगे। परासरण किसे कहते हैं बच्चों? विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो विलायक के अणु हैं उनको अगर हम अर्धपारगम्य झिल्ली से गुजार दें तो शुद्ध विलायक से विलयन की ओर स्वतः प्रवाह, बिना किसी प्रेशर, बिना किसी दबाव के स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। अगला टॉपिक है बच्चों विसरण। अब एक क्वेश्चन मेरा और आता है कि क्या परासरण की क्रिया दोनों विलयनों की सांद्रता के लिए समान हो जाती है? तो नहीं। परासरण की क्रिया जब तक दोनों ओर के विलयन की सांद्रता समान नहीं होती वो चलती ही रहती है, क्योंकि परासरण में विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली के दोनों ओर गति करते हैं, परंतु तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रवाह अधिक होने के कारण कुल स्वतः प्रवाह का प्रभाव ही दृष्टिगोचर होता है। अगला टॉपिक है विसरण। किसी विलेय को विलायक में घोलने पर विलेय कणों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः गति करना विसरण कहलाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी विलेय को विलायक में अगर घोल दिया जाए तो विलेय जो कण होंगे अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः गति अंततः समांगी विलयन बना लेना विसरण कहलाता है। एग्जाम्पल में जैसे रंग का कोई टुकड़ा ले लीजिए, जल में डाल दीजिए, तो हम जानते हैं बच्चों कि जो रंग के टुकड़े होते हैं से रंगीन तरंगें शेष जल की ओर चलने लगती हैं और थोड़ी देर बाद जो विलयन होता है वो क्या होता है? विलयन हमारा रंगीन हो जाता है। अब प्रकृति में जो परासरण की क्रिया है वो दो प्रकार की होती है। एक होता है बच्चों बाह्य परासरण, दूसरा होता है अंतः परासरण। बाह्य परासरण क्या है? अंगूर को गाढ़े चीनी के घोल में डालने पर अंगूर की बाह्य कोशिका परत के अंदर से विलायक के अणु बाहर आ जाते हैं, जिससे अंगूर क्या होता है? सिकुड़ जाता है। वो मेरा बाह्य परासरण है। अंतः परासरण क्या होता है? किशमिश को जल में डालने पर किशमिश की बाह्य कोशिका परत से होकर बाहर से जल के अणु अंदर जाते हैं, किशमिश फूल जाती है, वो अंतः परासरण है। अगला टॉपिक है अर्धपारगम्य झिल्ली। वे झिल्लियाँ जिनमें से केवल विलायक के अणु आर पार निकल जाते हैं परंतु विलेय के अणु नहीं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। कहने का मतलब क्या हो कि वे झिल्लियाँ जिनमें से केवल विलायक के अणु ही आर पार आ जा सकते हैं परंतु विलेय के अणु नहीं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। अब अर्धपारगम्य झिल्ली जो होती है बच्चों वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है प्राकृतिक और दूसरी होती है कृत्रिम। अब प्राकृतिक क्या है? जंतु एवं वनस्पति जगत में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली झिल्लियाँ जो होती हैं वो प्राकृतिक होती, जैसे बकरे का आमाशय, अंडे की झिल्ली, किशमिश आदि। कृत्रिम क्या होती है बच्चों? जिन्हें हम पूर्णतः अर्धपारगम्य झिल्ली श्लेष्मा युक्त जो कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी होती है और वे अर्धपारगम्य झिल्लियाँ जो होती हैं जिनका निर्माण कर सकते हैं उन्हें हम कृत्रिम कहते हैं। अगला है परासरण दाब। एक तनु विलयन से सांद्र विलयन में विलायक का स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है और परासरण को रोकने के लिए जो उस पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब होता है वो मेरा परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब बराबर द्रवस्थैतिक दाब बराबर HDG वैल्यू यूनिट इसकी डायन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। बर्कले हार्टले विधि क्या है? विलायक के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन में प्रवेश होने से रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक बाह्य दाब ही विलयन का परासरण दाब होता है। ये विलयन है, विलायक जल है, विलयन है। बच्चों, ये मेरी अर्धपारगम्य झिल्लियाँ हैं, ये मेरा दाब मापक है, ये मेरा प्रेशर है।